नमस्ते। ये आई लव स्टडी का केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल है और आज हम एटॉमिक वेट या मास पढ़ेंगे जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, उसका ये पार्ट है। तो एटॉमिक में वेट या मास, जिसे हिंदी में परमाणु भार कहते हैं, तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं। परमाणु अत्यधिक छोटा या स्मॉल होता है, ठीक है। इनका मास आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसके लिए किसी रेफरेंस या संदर्भ परमाणु के मास को रिलेटिव शो किया जाता है। परमाणु के मास के रिलेटिव शो किया जाता है, इसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं और इसे एएमयू एटॉमिक मास यूनिट से दर्शाया जाता है और आजकल स्मॉल यू इसके चिन्ह से दर्शाते, इसे यू भी कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि परमाणु बहुत ही छोटा कण है, उसका जो द्रव्यमान है साधारण विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए एक विधि है रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसके अंदर में एक रेफरेंस एटम को मास को रिलेट किया जाता है या शो किया जाता है, जिसे दर्शाते हैं। तो इस मेथड के अंदर एक रेफरेंस एटम लिया जाता है और ये रेफरेंस एटम कार्बन को लिया जाता है। तो वर्ष 1961 में कार्बन 12 सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल रूप से मानक संदर्भ यानी स्टैंडर्ड रेफरेंस एटम के रूप में स्वीकृत किया गया। कार्बन 12 के 1/12वें भाग को इकाई माना गया, यानी कार्बन 12 के अगर मान लिया जाए कि 12 भाग है, 12 में से 1/12वें भाग यानी 12 में से 12वें भाग को ले लिया, एक कोई से भाग ले लिया, 11 भाग छोड़ दिए। इस तरह 1/12वें भाग को इकाई मानकर यानी यूनिट मान लिया, उसको एक यूनिट मान लिया। अन्य सभी तत्वों के परमाणु भारों को प्रदर्शित किया गया। इसका अर्थ है कि किसी तत्व का परमाणु भार कार्बन 12 के एक परमाणु से 1/12 से कितना 1/12वें भार से कितना भारी है, यानी 1/12वां भाग है कार्बन 12 का, 1/12वां भाग है, उससे वो कितना भारी है। 1/12वां भाग कार्बन 12 का है, इसका तो कुछ वजन होगा, चाहे 1 ग्राम हो 2 ग्राम, ये काफ़ी छोटा होता है, मान लेते हैं 0.1 ग्राम है या 0.0, जो भी इसकी वैल्यू है। इससे जो अदर एटम है उससे हम गुणा करेंगे या वैल्यू पुट करके इसको ज्ञात करेंगे। अब एक एएमयू कार्बन 12 का 1/12वें यानी 12वें भाग है, उसको ग्राम में कैसे परिवर्तित किया जाए। इसके लिए 1/12 गुणा कार्बन 12 के समस्थानिक यानी आइसोटोप के एक परमाणु का द्रव्यमान, यानी इसके अंदर आइसोटोप जो भी है, कार्बन 12 एक आइसोटोप है, उसका यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर 1/12 हो गया, 12 ये मान हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 रख दी। तो वैल्यू रखकर जो एक एमयू की ग्राम में मात्रा आ गई 1.6605 इंटू 10⁻24। और ये यहाँ पर जो वैल्यू है 6.022 पावर 10 इंटू 10⁻23, इसको 1 मोल कहते हैं। इसको विस्तार से इस संख्या को 1 मोल कहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो एक एएमयू एटॉमिक मास यूनिट की ग्राम में वैल्यू होती है कार्बन 12 के 1/12वें भाग की 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये इसकी वैल्यू है। अब अगर हाइड्रोजन के परमाणु को ग्राम द्रव्यमान या एएमयू में कैसे चेंज करें, ये देखेंगे हम इसके अंदर। ये करने के लिए 1.66056 इंटू 10⁻24, ये तो वैल्यू 1 एमयू की हो गई। ठीक है, तो 1 एमयू की वैल्यू ये तो हो गई। तो इसके अंदर ऊपर 1.6738 इंटू 10⁻24 ये वैल्यू रख देंगे एएमयू से गुणा करके, और 1 एमयू की वैल्यू नीचे रख देंगे।
तो यहाँ पर 1.6738 इंटू 10⁻⁻²। यहाँ पर ऊपर जो दी गई है AMU के साथ, तो ये यहाँ पर 1.638 इंटू 10⁻⁻² है। ये एक हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है, और नीचे जो संख्या लिखी है 1.6066056 इंटू 10⁻⁻², ये है वो हमने एक एमयू का ग्राम में द्रव्यमान है कार्बन 12 के 1/12 का, इसका भाग लगा देंगे तो हाइड्रोजन परमाणु का ग्राम द्रव्यमान का AU में वैल्यू आ जाएगी 1.0080 AMU या यूनिट, लगभग एक के लगभग आ जाएगी। अब अगर हाइड्रोजन परमाणु को AMU एटॉमिक मास यूनिट से ग्राम इकाई में चेंज करें तो इसके लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान वो होता है, यानी कि 1 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं हाइड्रोजन के अंदर 6.022 इंटू 10⁻⁻23। एक मोल की संख्या है, चाहे ऑक्सीजन हो, ये सब में 1 मोल में सब इक्वल होती है। तो 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर ये परमाणु की संख्या ये हो गई, ठीक है। तो 1.008 ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻23, 1.008 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इस तरह हाइड्रोजन परमाणु को AMU से ग्राम में इकाई में और ग्राम इकाई से AMU में या यूनिट में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु के ग्राम द्रव्यमान का AMU में या यूनिट में एटॉमिक मास यूनिट में चेंज कैसे करें। तो एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है वो होता है 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, और इसको अगर एक AMU की वैल्यू होती है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो एक AMU इंटू 2.66 इंटू 10⁻23 ग्राम, और नीचे इसके कर दे 1.6 एक AMU की वैल्यू रख दे, और जितने ऑक्सीजन का द्रव्यमान ऊपर रख के भाग लगा दे तो ये 15.995 U यूनिट आता है। इसका मान लगभग 16 लिखते हैं एटॉमिक मास, जो ऑक्सीजन का लिखते हैं एक एटम का वो 16 लिखते हैं, तो ये 15.995 यूनिट आता है। इसी तरह ऑक्सीजन एटम का AMU से ग्राम में परिवर्तन करें तो 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में इन्हें 1 मोल के अंदर परमाणु की संख्या ऑक्सीजन की इतनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 16 ग्राम में ये होती है, तो 1 के 16 के अंदर इसका भाग लगा देंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 का भाग लगा देंगे तो 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आ जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन को भी हमने AMU से ग्राम इकाई या ग्राम इकाई से AMU में चेंज कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास यानी औसत परमाणु द्रव्यमान। तो प्रकृति में अनेक तत्व एक से अधिक आइसोटोप या इसे हिंदी में कहते हैं समस्थानिक के रूप में पाए जाते हैं। समस्थानिक वे होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। तो इन आइसोटोप या समस्थानिक की उपस्थिति तथा प्रतिशत उपलब्धता के आधार पर तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कोई भी तत्व है जैसे क्लोरीन हो गया या कार्बन हो गया, तो ये कई आइसोटोप के रूप में पाया जाता है, जैसे कार्बन 12 हो गया, कार्बन 13 हो गया, कार्बन 14। तो इनका जो एटॉमिक वेट है कार्बन 12 का होगा, 13 का होगा, 14 का, इन तीनों का होगा, इनका औसत आएगा वो कार्बन का होगा। तो इस तरह हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन की बात करें, औसत परमाणु द्रव्यमान इसका निकाले तो आइसोटोप होते हैं कार्बन के, कार्बन 12 हो गया, इसकी प्रतिशत उपलब्धता है ना प्रकृति में 98.892% रूप में पाया जाता है। यानी कार्बन 12 98% से ज़्यादा नेचर या प्रकृति में पाया जाता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन 13 होता है, इसकी उपलब्धता 1.108 है और इसका परमाणु द्रव्यमान है 13.003। और इसी तरह कार्बन 14 जो 2 इंटू 10⁻⁻10 इसकी वैल्यू है और ये इसका परमाणु द्रव्यमान है 14.003। तो इनका औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जो प्रतिशत उपलब्धता है उसमें 100 का भाग लगा देंगे, क्योंकि 98% के रूप में तो 100 का भाग लग जाएगा।
98.892 ग्राम के अंदर 100 का भाग लगेगा। तो इसकी आ जाएगी वैल्यू 0.99892, ये 12 से गुणा हो जाएगा। इसी तरह वो 1% के लगभग था कार्बन 13, इसकी वैल्यू ये 13 से गुणा हो जाएगा। 0.01108 13.003 से गुणा हो जाएगा। और ये 2 × 10⁻−10 है, ये 14 से गुणा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जो प्रतिशत उपलब्धता थी प्रकृति में कितना पाया जाता है परसेंट, उसमें 100 का भाग दिया। और जो इसके अलावा ये परमाणु द्रव्यमान था इनका, इससे गुणा किया और जो औसत आया इससे इस तरह औसत निकल गया। ये कार्बन, जैसे कार्बन ये 12 का हो गया, एक कार्बन 13 का और एक कार्बन 14 का, तीनों का औसत आ गया। तो कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान 12.0114 यूनिट आया। इसी तरह क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 की प्रकृति में उपलब्धता है 75.77 और क्लोरीन 37 की है 24.23 और क्लोरीन 37 24.23% नेचर में पाया जाता है। तो सबसे पहले क्लोरीन 35 का परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। तो इसके लिए जो 75.77 जो प्रकृति में उपलब्धता है परसेंट, उसमें 100 का भाग लगा देंगे और जो 35 है क्लोरीन 35 उससे गुणा कर देंगे। तो 0.7577 × 35 से गुणा हो जाएगा। तो इसकी जो क्लोरीन 35 की जो परमाणु द्रव्यमान है वो 26.5195 आ जाएगा। इसी तरह क्लोरीन 37 की प्रकृति में उपलब्धता 24.23 ग्राम है, इसमें 100 का भाग लगा देंगे और 37 से गुणा कर देंगे। तो 0.2423 × 37, तो इसकी जो द्रव्यमान आ जाएगा परमाणु द्रव्यमान वो 8.94 आ जाएगा। तो टोटल औसत इनको जोड़ देंगे तो औसत जो क्लोरीन का द्रव्यमान होगा वो 35.4746, लगभग 35.5 क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें मोलिकुलर वेट या मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास। तो मोलिकुलर मास क्या होता है देखते हैं। मोलिकुलर मास होता है मास ऑफ अ मोलिक्यूल प्रेजेंट इन मोलिकुलर फार्मूला, यानी किसी मोलिकुलर फार्मूला में जो मोलिक्यूल्स का जितने मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं उन सब का टोटल मास होता है, वो मोलिकुलर मास होता है। और अणु या मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। इसको हिंदी में बता दिया मैंने। जैसे मेथेन है CH4, तो कार्बन का जो मोलिकुलर मास होता है, एलिमेंट का मास होता है वो 12 होता है कार्बन का, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसमें कार्बन 1 है तो 12 और हाइड्रोजन है 4, 1 × 4 4 हो गए, 12 ये हो गए। तो मेथेन का जो मोलिकुलर मास है वो 16 U यूनिट आ जाएगा। इसी तरह हम बात करें जल H2O के मोलिकुलर मास की, तो जल में ऑक्सीजन का एक अणु होता है जिसका कि वैल्यू होती है 16 और हाइड्रोजन की होती है एटॉमिक मास की वैल्यू एलिमेंट के लिए 1। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 ये हो गए, इनकी वैल्यू 16 हो गया टोटल। तो 18 यूनिट, 16 + 2 18 मोलिकुलर मास हो गया जल का। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल है ग्लूकोज में C6H12 और O6, यानी कार्बन के 6 परमाणु होते हैं और एक कार्बन परमाणु का मोलर मास जो मास होता है कार्बन के एक एटम का, एलिमेंट का, बिकॉज यहाँ पर एटॉमिक मास से ही एटम से मॉलिक्यूल बनता है, इसी तरह एटॉमिक मास से ही मॉलिक्यूल मास बनता है। तो एक एटम का मास होता है 12 और 6 कार्बन, तो कुल हो गया 72 या 72। हाइड्रोजन के 12 है यहाँ पर, प्रत्येक का 1 होता है तो 12 हो गई वैल्यू हाइड्रोजन की। और ऑक्सीजन की मास की वैल्यू है 16 1 की और 6 है यहाँ पर, तो 16 छकाने 6 में 96 हो गई। तो 96 72 और 12 ऐड किए तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास है वो आएगा 180 यूनिट या AMU। अब है NH3 का मोलिकुलर मास। नाइट्रोजन का मास होता है 14 और एक ही एटम है तो 14 हो गए, और हाइड्रोजन के 3 एटम है यहाँ पर, तो 1 × 3 3 हो गए, 14 3 17 हो गया मोलिकुलर मास अमोनिया का।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, अंतिम लास्ट एग्जाम्पल है इसका मॉलिक्यूलर मास या वेट का, तो कैल्शियम का यहाँ पर 40 होता है मास, और ऑक्सीजन के यहाँ 16 होता है, हाइड्रोजन के 1 होता है, लेकिन OH2 है तो 16 दोनों 32, तो ऑक्सीजन का हो गया मॉलिक्यूलर मास, और हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो गए 32, 2 हो गए 34, और 40 हो गए ये, तो 74 मॉलिक्यूलर वेट या मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का हो गया। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है फॉर्मूला यूनिट मास या सूत्र द्रव्यमान, हिंदी में कहते हैं इसको, या इसको यूनिट मास भी कहते हैं। तो फॉर्मूला मास या यूनिट मास, तो ये मास ऑफ आयनिक कंपाउंड है। हम जो CH4 हो गए वो हो गए तो साधारण कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उनके लिए मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, ये क्या है कि आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो आयनिक कंपाउंड के एलिमेंट के एटॉमिक मास को आपस में जोड़ते हैं, जोड़कर आयनिक फॉर्मूला यूनिट मास को निकाला जा सकता है। तो NaCl के लिए Na की एटॉमिक मास होता है 22.99 और क्लोरीन का होता है 35.34, तो इसको जोड़ ले तो 58.44 AMU आ जाता है फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। अब CaF2 की देखें तो कैल्शियम के 40 हो गए 40.08, एटॉमिक मास F2 का हो गया 19, 2 F2 है तो 38 हो गया, इसको जोड़ ले तो 78.08 यूनिट। तीसरा है KNO3, तो यहाँ पर K पोटेशियम 1 है उसका 39.10 एटॉमिक मास, नाइट्रोजन के 14 और ऑक्सीजन के 16, 3 है तो 48 हो गए, तो ये जोड़कर 101.10 यूनिट है वो, इसकी वैल्यू आ गई। फॉर्मल यूनिट मास हो गया KNO3 के लिए 101, CaF2 के लिए 78, 78 और 58.44 यूनिट हो गया NaCl का। नेक्स्ट टॉपिक में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। टॉपिक अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगी है इसके अंदर, लगातार मैं अपने वीडियोज़ में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, जो पहले वीडियो थे उससे ये थोड़े बेहतर है।